नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है और ये इस चैप्टर का 9th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम सोल्व करवाएंगे। जिनमें से आपका सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया गया है और आपको करना क्या है, जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी फंक्शंस का रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। ठीक भाई, क्या करना है आपको जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं उन सभी फंक्शंस का रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए आपको फंक्शन दिया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z बराबर z² अपॉन z² प्लस a²। ठीक है, तो इस फंक्शन का आपको क्या करना है, रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। रेसिड्यू आप किन पॉइंट्स पे निकालोगे, रेसिड्यू आप निकालोगे इस फंक्शन के पोल्स पर। ठीक है, और इस फंक्शन के पोल कहां से प्राप्त होंगे, इस फंक्शन के हर को आप किसके बराबर रखो, 0 के बराबर रखिए। इस फंक्शन के हर को आप 0 के बराबर रखिए। 0 के बराबर रखने पे आपको वहां से पोल प्राप्त हो जाएंगे और जब पोल आएंगे तो आपको उन पोल से क्या फाइंड आउट करना है, उन पोल पर आपको इस फंक्शन का रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व कैसे करना है वो देखिए। दिया गया फलन एक सम्मिश्र फलन है, एक सम्मिश्र फलन है जिसका अनंतकों पर अवशेष ज्ञात करना है। ठीक भाई, क्या ज्ञात करना है आपको, अवशेष ज्ञात करना है, लेकिन किन पॉइंट्स पे ज्ञात करना है, अनंतकों पर अवशेष ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अनंत तक के लिए आपको करना क्या होगा, अनंत तक के लिए आपको हर को 0 के बराबर रखना होगा। ठीक है, तो देखिए अनंत तक के लिए हर को 0 के बराबर रखने पर। ठीक है, अनंत तक के लिए हर को 0 रखने पर। ठीक है, तो 0 रखो हर को, 0 के बराबर रखो, तो देखिए क्या आता है, z² प्लस a² बराबर 0। ठीक है, z² प्लस a² बराबर 0। और जब z² प्लस a² बराबर 0 तो आप क्या कह सकते हो, z² बराबर हो जाएगा -a², दैट मींस z बराबर हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा a। ठीक है, z बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा a। ठीक है, अब देखिए z बराबर प्लस माइनस आयोटा a है, ये क्या है, ये f ऑफ z के अनंत तक है। ठीक है भाई, ये बिंदु क्या है, ये f ऑफ z के क्या है, फलन f ऑफ z के अनंत तक है। ठीक है, तो देखिए जहां z बराबर प्लस माइनस आयोटा a, फलन f ऑफ z की क्या है, अनंत तक है। ठीक है, तो अब देखिए जो कि कैसे अनंत तक है, जो कि साधारण अनंत तक है। ठीक है, जो कि कैसे अनंत तक है, साधारण अनंत तक है। ठीक भाई, कैसे अनंत तक है, ये साधारण अनंत तक है, मतलब कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ये एक बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब इन साधारण अनंतों पर आपको अवशेष निकालना है। ठीक है भाई, z बराबर प्लस माइनस आयोटा पर आपको क्या निकालना, अवशेष निकालना है। ठीक है, तो आप बारी बारी से एक कर आपको अवशेष निकालिए। सबसे पहले निकालना है आपको साधारण अनंत तक z बराबर 1 पर अवशेष। ठीक है, साधारण अनंत तक z बराबर आयोटा 1 पर अवशेष। ठीक है, साधारण अनंत तक z बराबर आयोटा 1 पर अवशेष। आयोटा 1 पर अवशेष क्या होता है, अवशेष होता है रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z। ठीक है, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z किस पर, z बराबर आयोटा 1 पर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z बराबर a। ठीक है, एट z बराबर आयोटा a। ठीक, अब देखिए इस साधारण अनंत तक z बराबर आयोटा पर अवशेष कितना होता है, इस पर अवशेष होता है लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा a इंटू z माइनस आयोटा a इंटू f ऑफ z। ठीक है, क्या अनंत तक होता है, इस पर लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा a इंटू z माइनस आयोटा a इंटू f ऑफ z। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहाँ से f ऑफ z की वैल्यू रिप्लेस कीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या कीजिए आप, f ऑफ z की वैल्यू रिप्लेस कीजिए। f ऑफ z की वैल्यू क्या है, z²
अपॉन जेड प्लस आयोटा ए इंटू जेड माइनस आयोटा ए। ठीक है, अब देखिए जेड माइनस आयोटा से जेड माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, तो क्या शेष बच रहा है, ये बच रहा है लिमिट जेड टेंडिंग टू आयोटा ए जेड स्क्वायर बटा जेड प्लस आयोटा ए। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे जेड की जगह आप आयोटा ए रिप्लेस करते हो, तो यहाँ पे इसका मान क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है इस लिमिट का मान, या फिर इस फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है, इस फंक्शन की लिमिट फाइनाइट आ रही है। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगी, जो कि हो जाएगी आपका अवशेष के बराबर। ठीक है, तो देखिए जेड टेंडिंग टू आयोटा रिप्लेस कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, आयोटा ए का होल स्क्वायर इन अपॉन 2 आयोटा ए। ठीक है, अपॉन 2 आयोटा ए। अब देखिए ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बटा 2 आयोटा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या शेष बचेगा, आयोटा ए बाई 2 शेष बचेगा। ठीक है भाई, आयोटा ए बाई क्या बचेगा, 2 शेष बचेगा। कहने का मतलब है रेसिड्यू एट जेड बराबर आयोटा ए कितना आ रहा है, ये आ रहा है आयोटा ए बाई 2। ठीक, अब देखिए आपने जो साधारण अंतर जेड बराबर आयोटा ए पर अवशेष फाइंड आउट कर लिया है, अब आप आगे इस प्रकार चेक कीजिए जेड बराबर माइनस आयोटा ए पर भी अवशेष फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो देखा अवशेष क्या होगा जेड बराबर माइनस आयोटा ए पर, साधारण अनंतक जेड बराबर माइनस आयोटा ए पर अवशेष। ठीक है, साधारण अनंतक जेड बराबर माइनस आयोटा ए पर अवशेष। तो देखिए अवशेष क्या होगा, रेसिड्यू ऑफ जेड बराबर माइनस आयोटा ए बराबर लिमिट जेड टेंडिंग टू माइनस आयोटा ए इंटू जेड प्लस आयोटा ए इंटू एफ ऑफ जेड। ठीक है, साधारण अंतर जेड बराबर माइनस आयोटा पर कितना अवशेष होगा, रेसिड्यू ऑफ जेड बराबर माइनस आयोटा ए बराबर लिमिट जेड टेंडिंग टू माइनस आयोटा ए जेड प्लस आयोटा ए इंटू एफ ऑफ जेड। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अब आप एफ ऑफ जेड की वैल्यू रिप्लेस कीजिए। एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू है जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आयोटा ए इंटू जेड माइनस आयोटा ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जेड प्लस आयोटा ए जेड प्लस आयोटा ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या शेष बचा, लिमिट जेड टेंडिंग टू माइनस आयोटा ए जेड स्क्वायर बटा जेड माइनस आयोटा ए। ठीक है, जेड की जगह क्या रिप्लेस करो, जेड की जगह रिप्लेस करो माइनस आयोटा ए, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर बटा माइनस 2 आयोटा ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर बटा माइनस 2 आयोटा ए। क्या वैल्यू आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस आयोटा ए बाई 2। ठीक है, तो साधारण अंतर जेड बराबर माइनस आयोटा का कितना अवशेष आएगा, माइनस आयोटा ए बाई 2 अवशेष आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता होगा, और जो बाकी 2 पार्ट है वो खुद आप सोल्व कर लेना। आपको दोनों को मेथड लिखा रखा है मैंने कि दोनों में आपको कैसे फाइंड आउट करना है। जब पोल का ऑर्डर 1 से अधिक हो, मैंने मतलब पोल का ऑर्डर 2 या 2 से अधिक हो, ठीक है भाई, तो उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है। बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है फलन एफ ऑफ जेड बराबर जेड क्यूब बटा जेड स्क्वायर -1 का अनंत पार अवशेष ज्ञात कीजिए। ठीक है, फलन एफ ऑफ जेड बराबर जेड क्यूब बटा जेड स्क्वायर -1 का अनंत पार अवशेष ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, इस फंक्शन का अनंत पार अवशेष फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप देखते हो अनंत पार अवशेष के कितने मेथड है आपके पास, टोटल 2 मेथड है। तो कौन सा मेथड है, एक तो है लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस जेड इंटू एफ ऑफ जेड। ठीक है, और दूसरा क्या है कि फलन एफ ऑफ जेड का लॉरेंट एक्सपेंशन कीजिए, और उस लॉरेंट एक्सपेंशन में 1/z के कोएफिशिएंट क्या ले लीजिए, आप नेगेटिव ले लीजिए, जो भी आपको मान प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, उस फंक्शन एफ ऑफ जेड का जेड बराबर इंफिनिटी पर अवशेष कहलाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट तो कंसेप्ट अप्लाई कर नहीं सकते, आप यहाँ पे लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस जेड एफ ऑफ जेड लेते भी हो तो भी आपको रेसिड्यू की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरा मेथड अप्लाई करना है, और दूसरे मेथड के तौर पे आपको करना क्या है, आपको इस फंक्शन का लॉरेंट एक्सपेंशन निकालना है, और लॉरेंट एक्सपेंशन में आपको करना क्या है, लॉरेंट एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के पश्चात
आपको करना क्या होगा, आपको 1/z के कोफिशिएंट का नेगेटिव लेना होगा। 1/z का कोफिशिएंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वही क्या कहलाएगा, वही इस फलन f ऑफ z का रेसिड्यू कहलाएगा z बराबर इंफिनिटी का। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले तो क्या दिया गया है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए दिया गया है f ऑफ z बराबर z³ बटा z² माइनस 1 एक सम्मिश्र फलन है, जिसका अनंत पर अवशेष ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका अनंत पर अवशेष ज्ञात करना है। ठीक भाई, जो कैसे करना है आपको अवशेष ज्ञात, f ऑफ z को आपके पास क्या है, ठीक भाई f ऑफ z क्या है आपके पास f ऑफ z बराबर है z³ बटा z² माइनस 1। ठीक है, f ऑफ z बराबर क्या है, z³ बटा z² माइनस 1। आप क्या कीजिए, आप हर के अंदर से आप क्या कॉमन ले लीजिए, हर के अंदर से आप z² कॉमन ले लीजिए, तो क्या शेष बचेगा, हर में 1/1 माइनस z²। ठीक है, क्या कॉमन बचेगा, 1/1 माइनस z² कॉमन बचेगा। अब देखिए इस z² से ये z³ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम तो क्या शेष बचेगा, यहाँ पे z बचेगा। तो इस फंक्शन f ऑफ z को आप क्या लिख सकते हो, इस फंक्शन f ऑफ z को लिख सकते हो f ऑफ z बराबर z इंटू 1 माइनस 1/z² की होल पावर माइनस 1। ठीक है भाई, कहने का मतलब z इंटू 1 माइनस 1/z का होल स्क्वायर की पावर माइनस होल की पावर माइनस 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1/z² को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और 1 माइनस x का की होल पावर माइनस 1 का मान कितना होता है, या इसका एक्सपेंशन कितना होता है, इसका एक्सपेंशन होता है 1 + x + x² + x³ + x की पावर 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे f ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ z बराबर हो जाएगा z इंटू 1 + x + x² + x की पावर 4 x + x² + x³ + x की पावर 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, 1/z² है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे, अब आप इस z को क्या कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो z को अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, यह आ रहा है z प्लस 1/z प्लस 1/z³ प्लस 1/z की पावर 5 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि फलन f ऑफ z का, z बराबर 0 पर क्या है, लॉरेंट प्रसार है। ठीक भाई, क्या है, z बराबर 0 पर लॉरेंट प्रसार है। ठीक है, क्या है, ये लॉरेंट प्रसार है, तथा फलन f ऑफ z का, z बराबर इंफिनिटी पर अवशेष, तथा फलन f ऑफ z का z बराबर इंफिनिटी पर अवशेष 1/z के, z बराबर इंफिनिटी पर अवशेष 1/z के गुणांक का ऋणात्मक भाग होगा। ठीक है, 1/z के गुणांक का ऋणात्मक भाग होगा। ठीक है, तो आप अवशेष क्या लिख सकते हो, 1/z का कोएफिशिएंट कितना है 1, और उसका ऋणात्मक पार्ट कितना होगा -1। ठीक है, तो आप लिख सकते हो रेसिड्यू एट z बराबर इंफिनिटी, किसका रेसिड्यू f ऑफ z एट z बराबर इंफिनिटी कितना है, एट z बराबर इंफिनिटी -1। ठीक है, क्या होगा, z बराबर इंफिनिटी पर f ऑफ z का रेसिड्यू होगा -1। ठीक है, क्या होगा, -1। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके पश्चात है आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, वो भी देखिए एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन फाइंड आउट करना है, और उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के पास अनंत तक है, z बराबर 1 और z बराबर 2। ठीक है, उसके पास क्या है, अनंत तक है, z बराबर 1 और z बराबर 2। जहाँ पे z बराबर 1 क्या है,
कोटि 2 का अनंतक और z बराबर 2 क्या है, कोटि 1 का अनंतक या फिर साधारण अनंतक। ठीक है, जिन पर अवशेष कितना दिया गया है, जिन पर अवशेष आपको 1 और 3 दिया गया है। ठीक है भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक मान्य फलन f ऑफ z की विचित्रताएं, एक मान्य फलन f ऑफ z की विचित्रताएं केवल z बराबर 1 पर द्विकोटि, केवल z बराबर 1 पर द्विकोटि एवं z बराबर 2 पर z बराबर 2 पर साधारण अनंतक है, एवं z बराबर 2 पर साधारण अनंतक है। ठीक है भाई, इन अनंतकों पर अवशेष, इन अनंतकों पर अवशेष, इन अनंतकों पर अवशेष, इन अनंतकों पर अवशेष क्रमशः कितना है, इन अनंतकों पर अवशेष क्रमशः 1 एवं 3 है। ठीक है, क्रमशः 1 एवं 3 है। यदि f ऑफ 0 बराबर 3/2 एवं f ऑफ -1 बराबर 1 हो तो फलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फलन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है वो देखिए आप। सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया वो लिखिए। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया। ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई वो लिखिए सबसे पहले। ठीक है, दिया गया है f ऑफ z एक मानीय सम्मिश्र फलन है। ठीक है, एक मानीय सम्मिश्र फलन है। ठीक है, एक मानीय सम्मिश्र फलन है। ठीक, जिसका या जिसके अनंतक z बराबर 1 तथा z बराबर 2 है। ठीक है भाई, जिसका अनंतक क्या है, z बराबर 1 तथा z बराबर 2 है। जहां z बराबर 1 कोटि 2 का अनंतक है, जहां z बराबर 1 कोटि 2 का अनंतक है तथा z बराबर 2 कोटि 1 का अनंतक है। ठीक है, जहां z बराबर 2 क्या है, कोटि 1 का अनंतक है। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन के पास, ये फंक्शन है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन के पास आपको क्या क्या देगा, पोल दिया गया है। ठीक है, इस फंक्शन के पास क्या क्या दिया है, पोल भी दिया गया है, और इस फंक्शन के पास पोल देगा मतलब क्या नहीं, मतलब इसका लोरेंट एक्सपेंशन भी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो इस फलन का स्वरूप क्या होगा, इस फलन का स्वरूप होगा, अतः फलन f ऑफ z का स्वरूप निम्न होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह दो, या फिर इसको आप बाद में लिख सकते हो फलन f ऑफ z का स्वरूप। उससे पहले आप ये लिखो, आप ये भी बता दीजिए, क्योंकि z बराबर 1 पर, चूंकि z बराबर 1 पर फलन, या फिर आप ऐसे लिख दो, चूंकि द्विकोटि अनंतक, चूंकि द्विकोटि अनंतक z बराबर 1 पर, z बराबर 1 पर f ऑफ z का अवशेष, f ऑफ z का अवशेष 1 है। ठीक है भाई, कितना अवशेष है f ऑफ z का, z बराबर द्विकोटि अनंतक z बराबर 1 पर अवशेष 1 है। अतः फलन f ऑफ z के, अतः फलन f ऑफ z के मुख्य भाग का एक पद, मुख्य भाग का एक पद 1 अपॉन z माइनस 2 प्लस b, सॉरी 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, क्या होगा, इसके मुख्य भाग का एक पद, या क्या होगा 1 अपॉन z माइनस 1
प्लस बी अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तथा साधारण अनंतक z बराबर 2 पार एफ ऑफ जेड का z बराबर 2 पार एफ ऑफ जेड का अवशेष 2 है, ठीक है भाई। कितना है? साधारण अनंतक z बराबर 2 पर एफ ऑफ जेड का अवशेष 2 है। अतः फलन एफ ऑफ जेड के मुख्य भाग का एक पद क्या होगा? 2 नहीं 3 है, 3 अपॉन जेड माइनस 2 होगा, ठीक है भाई। 3 अपॉन जेड माइनस 2 होगा। तो ये जो आपको इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के पॉइंट्स दिए गए थे और उनके रेसिड्यू दिए गए थे पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में, वो सभी आप लीजिए। रेस्पेक्ट में आपने क्या फाइंड आउट किया कि जेड बराबर भगवान के रेस्पेक्ट में आपको मुख्य भाग का एक पद मिल गया 1 अपॉन जेड माइनस 1 प्लस बी अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर, और सेकंड मिल गया आपको 3 अपॉन जेड माइनस 2, ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो अतः फलन एफ ऑफ जेड का स्वरूप निम्न होगा, ठीक है। अतः फलन एफ ऑफ जेड का सम्मिश्र फलन एफ ऑफ जेड का स्वरूप निम्न होगा, ठीक है। एफ ऑफ जेड का स्वरूप निम्न होगा, ठीक है भाई। क्या होगा? दैट इज एफ ऑफ जेड बराबर ए नॉट प्लस a1 जेड प्लस a2 जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 अपॉन जेड माइनस 1 प्लस बी अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन जेड माइनस 2, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है इस फलन के पास क्या है? अनंतक। इस फलन के पास जेड बराबर अनंतक कौन? जेड बराबर 1 और जेड बराबर 2, कहने मतलब इसके पास जेड बराबर इन्फिनिटी का अनंतक नहीं है, ठीक है। क्योंकि जेड बराबर इन्फिनिटी क्या है? जेड बराबर इन्फिनिटी फलन एफ ऑफ जेड का अनंतक नहीं है, ठीक है। फलन एफ ऑफ जेड का क्या है? अनंतक नहीं है। अतः आप क्या कह सकते हो? अतः फलन एफ ऑफ 1 बाई जीटा का जीटा बराबर 0 पर कोई अनंतक नहीं होगा, ठीक है। जीटा बराबर 0 पर कोई अनंतक नहीं होगा, ठीक है। जीटा बराबर 0 पर कोई अनंतक नहीं होगा। मतलब आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो जीटा बराबर 0 पर कोई अनंतक नहीं होगा, तो जीटा बराबर 0 पर फलन एफ ऑफ जेड के मुख्य भाग के सभी पदों के गुणांक होगा। मुख्य भाग के सभी पदों के गुणांकों का मान कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। आप क्या कह सकते हो कि अतः फलन एफ ऑफ जेड के मुख्य भाग के सिर्फ एफ ऑफ जेड नहीं, फलन 1 अपॉन जीटा के मुख्य भाग में जीटा बराबर 0 पर सभी पदों के गुणांकों का मान कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। गुणांकों का मान 0 होगा। अर्थात आप क्या कह सकते हो? a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर 0 बराबर a4 बराबर एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब आप ये क्या कह सकते हो कि a1 a2 a3 a4 जितने भी आए कोएफिशिएंट, इन सभी कोएफिशिएंट का मान कितना होगा? 0 होगा। अतः फलन एफ ऑफ जेड का स्वरूप निम्न होगा, ठीक है। अतः फलन एफ ऑफ जेड क्या होगा? स्वरूप निम्न होगा, ठीक है। क्या होगा? देखिए, एफ ऑफ जेड बराबर ए नॉट प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 प्लस बी अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन जेड माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन को मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपको और क्या कह दिया गया है? जेड बराबर 0 पर फलन की वैल्यू 3/2 दी गई है और -1 पर फलन की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 दी गई, ठीक है। तथा
एफ ऑफ जीरो बराबर क्या है, तथा एफ ऑफ जीरो बराबर माइनस एफ ऑफ जीरो बराबर है क्या नाम से, एफ ऑफ जीरो बराबर 3/2 तथा एफ ऑफ -1 बराबर क्या है, -1 बराबर 1 है, ठीक है भाई। तथा एफ ऑफ जीरो बराबर 3/2 तथा एफ ऑफ -1 बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब देखिए एट जेड बराबर 0 पे फलन की वैल्यू 3/2 है, जेड बराबर -1 पे फलन की वैल्यू 1 है, तो आप इनका मान क्या कीजिए, इनका मान रिप्लेस कीजिए, ठीक है। तो देखिए आता है एफ ऑफ जीरो बराबर आता है एफ ऑफ जीरो बराबर 3/2 का मान, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं चूंकि एफ ऑफ जीरो बराबर क्या है, 3/2 है, चूंकि एफ ऑफ जीरो बराबर क्या है, 3/2 है, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि एफ ऑफ जीरो बराबर अगर 3/2 तो आप कह सकते हो कि एफ ऑफ जीरो बराबर या फिर a0 प्लस 1/0 - 1 प्लस b/0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/0 - 2 बराबर कितना होगा, 3/2 होगा, ठीक है। कितना होगा, 3/2। इसको सोल्व कीजिए तो हो जाएगा a0 - 1 प्लस b - 3/2 बराबर 3/2। यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से वैल्यू आ रही है a0 प्लस b बराबर 4, ठीक है। यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, a0 प्लस b बराबर 4 तथा एफ ऑफ -1 बराबर कितना है, 1। एफ ऑफ -1 बराबर कितना है, 1, मतलब जेड बराबर -1 पर एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, a0 प्लस 1/-1 प्लस b/-1 का होल स्क्वायर प्लस 3/-1 - 2 बराबर 1, ठीक है। अब आप देखते हो यहाँ से इसको सोल्व करते हो तो क्या आ रहा है, a0 - 1/2 प्लस b/4 - 1 बराबर 1, ठीक है। तो अब आप ऐसे इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करने पर आ रहा है, इसको सोल्व करने पर आ रहा है क्या, a0 - 1/2 प्लस b/4 -1 बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 और ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा a0 प्लस b/4 बराबर 5/2। इसको और सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 4a0 प्लस b बराबर 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 व 3 से आप देखो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से आप क्या फाइंड आउट करोगे, समीकरण 2 व 3 से a0 और b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है भाई। a0 और b की वैल्यू क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। तो a0 की वैल्यू तो कितनी आएगी, a0 की वैल्यू आएगी 2 और b की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। और इन a0 और b0 की वैल्यू कहाँ रखोगे आप, a0 तथा b के मान, a0 तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। किसमें रखोगे ये मान, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, एफ ऑफ जेड बराबर a0 की वैल्यू 2 प्लस 1/z-1 प्लस 2/z-1 का होल स्क्वायर प्लस 3/z-2, ठीक है। तो ये आपका सम्मिश्र फलन है, आपको जेड आ गया और आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आपको करना क्या है, आपको फलन को ज्ञात करना है, जो कि आपका फलन ये रहा। इसको आप और सोल्व कर लेना एलसीएम लेके, जो फलन आएगा वही आपका क्या है, वही आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इस फोर्स और इनके फंक्शंस की वैल्यूज के लिए, ठीक है भाई। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कंप्लीट होता हुआ, साथ साथ ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता होगा, ठीक भाई। इसके बाद हम जो भी है स्टार्टिंग से कराएंगे, इस बुक को शुरुआत के फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको स्टार्टिंग से कराने वाले हैं। तो आप ये जो भी अब लेक्चर जो आने वाले हैं उन सभी को आप अच्छे से पढ़ें, तो और ध्यान साथ साथ वीडियो को आप अच्छे से देखें, ठीक है भाई। और साथ के साथ आप जब भी स्टार्टिंग से लेक्चर हो तो आप उन सभी के प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, ताकि आपको बेनिफिट रहे, बाद में आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कि कौन सा लेक्चर क्या है, किसमें कौन सा टॉपिक है, ठीक है भाई। तो एटलीस्ट आप कम से कम नोट्स तो जरूर ही बनाएं।
तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।